बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में न्यूमेरिकल पोर्शन हम इसका कंप्लीट कर चुके थे कि कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं। फिर हम लोगों ने कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल्स में डिफरेंट बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को देखा और वहां से हम लोगों ने उनको सॉल्व किया कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज कैसे कैसे हमारे पास बन रही होती हैं। आज को जो हमारा लेक्चर है, अपनी स्टडी टेक्स्ट में से तमाम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को कंप्लीट करना है। अच्छा, उसमें अगर आप लोग देखें तो ये फर्स्ट वाला पेज हम लोग कंप्लीट कर चुके थे कि ये 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज हैं। इनमें रिकॉर्डिंग कौन कौन सी ट्रांजैक्शन जाया करती हैं और उन ट्रांजैक्शन के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोगों ने रीड कर लिए थे। उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 को देखा, तो एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे तरीके से हम लोगों ने कर ली। ना सिर्फ हम लोगों ने ये देखा कि ये ट्रांजैक्शन कौन कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज का पार्ट बनती हैं, बल्कि हम लोगों ने साथ में ये भी देखा था कि इनसे बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज बनती कैसे हैं। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी पूरी एग्जाम्पल। आज का जो हमारा फोकस है वो अकाउंटिंग फॉर सेल्स। अच्छा, आपको अगर अकाउंटिंग फॉर सेल्स अच्छे से समझ आ जाए ना, तो अकाउंटिंग फॉर परचेजेस आपको समझ आ जाना है। देखो, एक ही ट्रांजैक्शन बेसिकली होती है। अगर हम लोग सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अकाउंटिंग फॉर सेल्स है। अगर सेम टाइम पर हम लोग बायर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखें तो अकाउंटिंग फॉर परचेजेस है। तो बात मतलब एक ही होती रहती है। सिर्फ ये ट्रांजैक्शन एक दूसरे के लिए रेसिप्रोकल इफेक्ट रखती है कि एक अगर गुड्स को डिलीवर कर रहा है तो दूसरा उन्हीं गुड्स को रिसीव कर रहा है। एक अगर कैश की पेमेंट कर रहा है तो दूसरा उस कैश को रिसीव कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग फॉर सेल्स। अच्छा, अकाउंटिंग फॉर सेल्स में बेटा, अगर हम लोग नॉर्मल लाइफ की बात करें, फेस टू फेस, आप कैफे में चले जाओ, अंकल से कहो कि भाई ये चिप्स और वो जूस वगैरह मुझे उठा कर दे दो, उन्होंने फौरन उठा के आपको दे देने, आपने पेमेंट करनी है और वापसी आ जाना है और सेल्स हो गई है। लेकिन अगर हम लोग कंपनीज की बात करें ना, तो कंपनीज में ऐसा नहीं होता रहता। कंपनीज में सेल्स करने के लिए ना एक मुकम्मल प्रोसीजर होता है, उसके बाद जाकर आप लोग सेल्स कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना सेल्स के लिए, सेल्स से रेलिवेंट, इनसे रेलिवेंट कोई एक आध क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या हो सकता है, या डॉक्यूमेंट का नेम देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या होता है। तो आपने उस हवाले से इस चीज को पढ़ना है। अब देखें, सेल्स में अगर हम लोग देखें, कहते हैं अ बिजनेस ट्राइज टू मेक प्रॉफिट्स बाय सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू कस्टमर्स। बात क्लियर है? इसीलिए तो हम लोग बिजनेस कर रहे होते हैं। बिजनेस कर रहे हैं, या तो हम लोग गुड्स सेल कर रहे होंगे या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, और हमारा पर्पस क्या होगा? उससे प्रॉफिट अर्न करना है। फिर क्या कहते हैं, दिस क्रिएट्स रेवेन्यू और इनकम फॉर द बिजनेस। वो जो हम लोग सेल्स करते हैं उसे जो कॉन्सेंट्रेशन रिसीव होती है ना, वो हमारा रेवेन्यू कहलाती है, हमारी इनकम कहलाती है। सेल्स माइट बी फॉर कैश ऑन और क्रेडिट, ये भी हम लोगों ने स्टार्ट में देख लिया था जब हम लोग अकाउंटिंग हेड्स पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास सेल्स होती है ना, वो हमारे पास कैश सेल्स भी हो सकती हैं और क्रेडिट सेल्स भी हो सकती हैं। आपको पता है कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स क्या क्या होती हैं? कहते हैं फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स माइट बी यूज्ड इन सिस्टम डिजाइन टू अकाउंट फॉर सेल्स। और सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या आता रहता है? सेल्स कोटेशंस। आप जब जाते हैं ना, बेसिकली सेल्स कोटेशंस क्या होता है? आप जब जाते हैं ना कैफे वाले के पास और एक न्यू चीज आई हुई है, आपने फ्रिज में देखा वहां पे एक जूस रखा हुआ है और आपने उससे पूछा कितने का है ये जूस, ये बेसिकली सेल्स कोटेशन है कि आप जो चीज सेल कर रहे हैं उससे उन गुड्स की प्राइसेस क्या है। ये सेल्स कोटेशन है। वो आपको बताएगा ये 80 रुपीज का है, ये 100 रुपीज का है, या जो भी उसकी प्राइस होगी वो आपको मेंशन कर देगा। अब देखो, ये कुछ सेल्स हुई नहीं है, आप लोगों ने जस्ट इंफॉर्मेशन ली है। और वो पर्सन भी अपने पास इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करेगा कि मेरे पास मिस्टर ए आया, उसने मुझसे जूस की प्राइसेस पूछी, मैंने उसे 80 रुपीज दिए तो उसकी कांपें टांग गई और भाग गया। ये कुछ नहीं लिखेगा वो। कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने की इसकी जरूरत नहीं है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाई 10 लोग तो आए थे लेकिन मुझसे लेकर कुछ नहीं गए। तो भाई आप ना बताओ लोगों को कि कोई लोग आए थे। तो कोटेशन से यह मुराद होता है कि जो प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हैं उनकी सेलिंग प्राइस दूसरे को बताना कि भाई ये प्रोडक्ट मैं इतने में सेल कर रहा हूं। अब यहां देखिए, कहते हैं बिफोर ऑर्डरिंग। अभी आपने उसको ऑर्डर नहीं किया कि हमें ये जूस उठा कर दो,
और ऐसा भी नहीं है आपने पूछा अंकल ये जूस कितने का है, और अंकल खुशी के मारे उनका दिल गार्डन गार्डन हुआ है, जूस उठाया और आपको पेश कर दिया कि लो बेटा। आप कहेंगे बेटा, आप कहेंगे अंकल जी पहले पैसे तो बता दो इसके। तो ये होती है कोटेशन कि ऑर्डर करने से पहले आपने उनकी प्राइसेस पूछ। अब अक्सर ऐसा होता है आप लोग जब जाते हैं तो आपको पता होता है कि भाई ये चीज इतने की है, ये इतने की है, ये इतने की है। आप चीजें लेती हैं, इवन के बिल भी नहीं पूछते, आप पैसे दे देते हो उसको, क्यों आपको पता है कि इतने पैसे बन रहे हैं। लेकिन ये होता है कि न्यू कस्टमर्स के लिए, न्यू सप्लायर्स के लिए, जहां पर एक दूसरे को, या न्यू प्रोडक्ट्स के लिए जहां पर प्राइसेस वगैरह का पता ना हो। इसी तरह से बिफोर ऑर्डरिंग कस्टमर्स ऑफन रिक्वायर्स अ सेल्स कोटेशन। अब देखिए ये सेल्स कोटेशन कौन मांगेगा, लाने बात है कस्टमर ने किससे मांगनी है, सप्लायर से मांगनी है, फॉर रिव्यू इन देयर कंपनी। अच्छा फिर ये होता है कंपनी के केस के अंदर कि जब भी, और ये रूल भी ये होना चाहिए कि इवन कि आप लोग भी कभी भी कोई भी चीज शॉपिंग के लिए जाते हैं ना, परचेज करने के लिए जाते हैं, इवन के फर्स्ट शॉप पे आपको वो चीज पसंद भी आ जाए, 3 से 4 शॉप जरूर दें। इससे ना आपको मार्केट के एनालिसिस का पता चलता है, और दूसरी बात चीज की क्वालिटी का पता चलता है। सेम प्रोडक्ट आपको किसी दूसरी शॉप पर एक डिफरेंट प्राइस पे मिलेगी। अच्छा फिर भाई मैं पहले वाली है हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट क्यों चूज करूं, पता चलता है यार उसकी क्वालिटी अच्छी थी, ये देखो ये इंफीरियर क्वालिटी का है, चीज वैसी है लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है। तो अब हाई प्राइस लगाने पे कोई हर्ज नहीं होता क्योंकि क्वालिटी एक अच्छी मिलने वाली है। तो आपने ना अपने मुताबिक जब भी कोई चीज परचेज करने के लिए जाओ, फर्स्ट सप्लायर से कभी नहीं परचेज करनी चाहिए। इंफॉर्मेशन लो, चीज देखो। जैसे अब हम लोगों ने शूज लेना हो ना, मतलब मैं 3 से 4 ब्रांड्स पे जाता हूँ, कोई भी शूज परचेज करना हो अच्छे से देखता हूँ। फिर ये होता है कि एक एक शॉप पे ना एक डिजाइन पसंद आ जाता है, इंसान उसको माइंड में रखता है कि यार इन केस अगर कहीं और से अच्छा ना मिला तो ये वाला मेरे ऑप्शन में मौजूद है। दूसरी शॉप पे गए, वहां पर देखते हैं प्राइसेस का भी आइडिया हो जाता है कि यार वो इतने में मिल रहा था, ये इतने में, और ये ज्यादा अच्छा लग रहा है पाँव में पहने हुए, तो एक दूसरा ऑप्शन मिल जाता है हमें। तो इस वजह से आपने वो तमाम भी जो आप लोगों ने कोटेशंस मांगी होती है ना कस्टमर ने अपने सप्लायर से, वो फिर कंपनी में आके उसको रिव्यू करते हैं कि मेरे ये 3 4 5 सप्लायर थे, उनसे मैंने जब कोटेशन मांगी तो हर कस्टमर, हर जो सप्लायर था उसके पास ये प्रोडक्ट्स मौजूद थी और वो मुझे इसी से रेट के ऊपर दे रहा था। अब आप बताएं आप किससे जाके परचेज करेंगे, जो कम प्राइस पे देगा। तो कंपनी में हमेशा इसी तरह से चलता है। कंपनी का जो परचेज डिपार्टमेंट होता रहता है ना, वो हमेशा जब भी परचेजेस करता है वो इसी तरह से करता है। फिर कहते हैं इट इज क्रिएटेड एज अ प्रपोजल ऑफ योर गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कस्टमर। मतलब जब आप बताते हो ना कि भाई ये चीज 100 रुपए की है, इट मीन्स दैट आई एम रेडी टू सेल दिस गुड। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो भाई ये चीज कितने की है, मैं कहूंगा भाई क्यों, मैंने बेचनी ही नहीं है। जब मैंने बेचनी नहीं है मैं आपको प्राइस क्यों बताऊं इसकी। तो इस वजह से जब कोई भी आपका सप्लायर आपको प्रोडक्ट की प्राइस बताता है ना, इट मींस दैट ही इज रेडी। तो वो कह रहे हैं कि भाई ले जाओ मुझसे ये चीजें, मैंने सेल करने के लिए ही आपके पास रखी हुई है। आई होप कि आपको सेल्स कोटेशन समझ आ चुका होगा। अब आपने उन सप्लायर्स में से देखा कि कौन सा बेस्ट सप्लायर है, किसके पास बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं एट चीपर रेट। परचेज का ये फार्मूला होता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर रेट, कि कम रेट के ऊपर आपको अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स कहां से मिलेंगे। और उसकी सर्च के लिए आप पूरी मार्केट घूमते रहते हैं। औरतों की एग्जांपल ले लें, 4 घंटे लगाएंगी, एक सूट पसंद करेंगी, अगले दिन वो सूट वापस। ओके। अच्छा अब देखो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर, मतलब सैर करनी हो ना तो इसी तरह चले जाया करो अपनी औरतों के साथ। अच्छा फिर देखो सेल्स ऑर्डर, अब जैसे ही आपको पता चल गया ना कि भाई मुझे ये वाली प्रोडक्ट इस सप्लायर से मिल जानी है और इस रेट पर मिल जानी है, अब आप उसे ऑर्डर करो कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, इसे सेल्स ऑर्डर कहा जाता है। अच्छा सेल्स ऑर्डर की भी किसी किस्म की कोई एंट्री नहीं होती। मैं आपने कैफे वाले अंकल से कहा अंकल वो जूस तो उठा कर दे दे। अब ये जब आपने उसे कहा ना कि गुड वो जूस मुझे यहां से उठा कर दे दें, तो ये आपकी तरफ से एक ऑर्डर था। जब आपने प्राइस पूछी थी वो कोटेशन थी।
आपने प्राइस पूछी और उन्होंने आपको प्राइस बताई, वो कोटेशन थी। फिर आपको रीजनेबल लगा, हाँ 50 रुपए का जूस है, मेरे पास भी 50 ही है, और आपने कहा दे दे हमें। अब ये आपकी तरफ से ऑर्डर हो गया। फिर क्या आता है, गुड्स डिस्पैच नोट। अब फेस टू फेस जब हम लोग होते हैं ना, तो गुड्स डिस्पैच नोट की जरूरत नहीं पड़ती, उन्होंने उठाना है और ये लो भाई ये जूस का डब्बा आपका हुआ। लेकिन जब हमारे पास हम दूरियां हों, मतलब हम लोगों ने गुड्स कहीं और पे जाके ट्रांसफर करनी हो, तो ऐसी सिचुएशन में गुड्स डिस्पैच नोट बनाया जाता है। मतलब एक सप्लायर ने अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करना होता है कि जो गुड्स आपने मुझे ऑर्डर की थी वो गुड्स मैं आपको डिलीवर कर चुका हूं। इसे कहा जाता है गुड्स डिस्पैच नोट। आजकल ये काम फोन पे हो जाता है कि भाई आपने जो गुड्स कही थी वो मैंने ट्रांसपोर्टर को दे दिए, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक आपके पास पहुंच जाएंगी। या आप लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपको बता दिया जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स है आपके राइडर को हैंड ओवर कर दी गई है, वो आज किसी भी टाइम पर आपके पास पहुंच जाएगा। ये होता है गुड्स डिस्पैच नोट। अब यहां पर देखें, कहता है अ नोटिस टू द कस्टमर इन्फॉर्म देम दैट द गुड्स हैव बीन। कौन इशू करेगा ये नोटिस? सप्लायर ने इशू। यही बात है आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी कि गुड्स डिस्पैच नोट किसने इशू करना है, किसने रिसीव करना है गुड्स डिस्पैच। अब देखो कस्टमर को तो नहीं पता ना कि भाई मैं गुड्स डिस्पैच नोट बना रहा हूं कि मेरे सप्लायर ने इशू कर दिया। जब वो इशू करेगा वो आपको बताएगा कि भाई मैंने अपनी तरफ से गुड्स डिस्पैच कर दी हैं, मतलब अपनी तरफ से गुड्स रवाना कर दी हैं। अब गुड्स इन ट्रांजिट है, मतलब रास्ते में है। अब ना तो वो सप्लायर के पास है और ना ही वो अभी तक कस्टमर को पहुंची है। कोई इशू, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी अभी तक। इसके लिए अकाउंटिंग ने कहा था कि आपने अपनी जो सेल्स की रिकॉर्डिंग है उस टाइम पे करनी है जब गुड्स आपके कस्टमर को रिसीव हो जाएं। या इसके लिए बेसिकली रूल यूज होता रहता है कि जब आप लोग ऑनरशिप ट्रांसफर कर दें तब जाकर आप लोगों ने गुड्स सेल्स के तौर पर रिकॉर्ड करनी है। लेकिन अभी तो गुड डिस्पैच है और वो जो ट्रांसपोर्टर है वो आपका अपना है, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आपने कस्टमर की डोर स्टेप के ऊपर गुड्स पहुंचानी थी। तो अभी तक गुड्स आपकी अपनी है, सप्लायर की है, तो इसीलिए वो अभी तक इसको अपनी सेल्स रिकॉर्ड नहीं करेगा। हाँ अगर ट्रांसपोर्टर हमारा होता, कस्टमर का ट्रांसपोर्टर होता, तो फिर तो जैसे ही सप्लायर के प्रेमिसेस से हमने गुड्स ली थी, इसका मतलब गुड्स डिस्पैच नहीं था, इसका मतलब गुड्स रिसीव्ड था। फिर फौरन सप्लायर जाके रिकॉर्ड कर लेगा भाई मेरी तरफ से सेल्स हो चुकी हैं। ऑल राइट। अच्छा नेक्स्ट देखें। आई होप कि ये गुड्स डिस्पैच नोट क्लियर हो चुका। इसके बाद आता रहता है डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट, अ नोट दैट अकम्पनाइज द गुड्स, जो उन गुड्स के एक किस्म का रेफरेंस होता है, उनको हम लोगों ने ना वेरीफाई करना होता है अपनी ऑर्डर के साथ कि भाई मैंने ऑर्डर क्या किया था और मैंने रिसीव क्या कुछ किया है। जब आप लोग उनको मैच करते हैं, अ कस्टमर will check this to make sure that it agrees with his order and that it is consistent with what has actually been delivered। इसे कहा जाता है डिलीवरी नोट। एक डिलीवरी नोट सेंड किया जाता है कि भाई हम आपको ये चीजें भेज चुके हैं। कस्टमर का काम होता है उसने ना इसको अपने ऑर्डर के साथ मैच करना होता है कि मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट मंगवाई, कितनी क्वांटिटी में मंगवाई। फिर वो उसको डिलीवरी नोट के साथ मैच करता है, वो देखते हैं क्या सेम प्रोडक्ट्स आई हैं, क्या सेम क्वांटिटीज हैं, और कहीं पैसे ऐसा तो नहीं कि क्वांटिटी 10 भेज दी और पैसे 20 के चार्ज कर रहा है। आप ये सारी चीजें उसके साथ मैच करते रहते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप उसे एग्री करते हैं कि भाई हम इस चीज को एग्री करते हैं कि जो चीजें आपने भिजवाई हैं वो हमें मिल चुकी हैं और वो बिल्कुल सेम है जो मैंने आपको ऑर्डर किया था, तो वो कहता है भाई साहब निकालो पैसे। अब गुड्स मिल चुकी हैं तो अब हमें पैसे भी दे दो। अब सेल्स इनवाइस ने इशू होना है, और जब सेल्स इनवाइस इशू होती है ना, अब देखो फाइनेंशियल टर्म अब आई है कि हम लोगों ने सेल्स की कितने की है। इससे पहले फाइनेंशियल टर्म्स ही नहीं थी, अब आई है फाइनेंशियल टर्म्स।
अब सप्लायर ने बताना होता है कि भाई आपने जो ऑर्डर किया था उसके अगेंस्ट मैंने आपको ये गुड्स ट्रांसफर कर दी थी, डिस्पैच कर दी थी, जो कि आपने कंप्लाइज एग्री भी कर ली हैं, तब मुझे उसके अगेंस्ट पैसे दे। और वो बना कर देगा कि ये गुड्स मैंने आपको भेजी, इस रेट पर भेजी, इतनी क्वांटिटी में भेजी, टोटल प्राइस इतनी बनती थी, ग्रैंड टोटल इतना बनता था, इसके ऊपर इतना मैंने टैक्स अप्लाई कर दिया, इतना मैंने डिस्काउंट लगा दिया, बाकी पैसे मुझे दे। इसे कहा जाता है सेल्स इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। अब जब आपके पास ये ऐसे समझ लें जैसे आपके पास बिजली का बिल आता है, तो आपको बताया जाता है ना कि भाई इसके ऊपर ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये टैक्स है, ये टैक्स है, मतलब टैक्स ही नहीं खत्म होने पे आते, और कहता है आपने 50 यूनिट यूज किए, काइंडली आप हमें 10,000 रुपए का बिल देते हैं। ये उनकी तरफ से रिक्वेस्ट होती है कि भाई साहब ये डेट है, ड्यू डेट है, आप इससे पहले पहले हमें पेमेंट करते हैं। तो सेल्स इनवॉइस में ना बिल्कुल ऐसी होती है कि जब आपके पास सप्लायर की तरफ से बिल आता है ना, वो बिल ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो गुड्स आप रिसीव कर चुके हो उस गुड्स के अगेंस्ट अब आप मुझे पेमेंट कर दो। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, फिर देखें, अ रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर फॉर गुड्स। अच्छा, यहां पर बच्चा ये समझता है फ्रॉम द कस्टमर से, सर वो सेल्स इनवॉइस कस्टमर ने थोड़ी ना देनी है, नहीं, रिक्वेस्ट फ्रॉम द कस्टमर। ओके, कि सप्लायर रिक्वेस्ट कस्टमर से कर रहा है कि भाई तुम पेमेंट कर दो। यहां पर ना आप लोगों की BWCS हल्की सी वीक है, तो आप लोग ना सेंटेंस को ठीक से ना नहीं पढ़ पाते। आप ये समझते हैं सर ये रिक्वेस्ट तो फ्रॉम द सप्लायर होनी चाहिए थी, और भाई वो पेमेंट की जो बात है ना, पेमेंट तो कस्टमर ने करनी है ना, तो वो पेमेंट के लिए कस्टमर से रिक्वेस्ट कर रहा है। ऑल राइट। अच्छा, फॉर गुड्स डिलीवर्ड इनवॉइस नॉर्मली शो। अब इसमें क्या क्या चीजें, एक सेल्स इनवॉइस के ऊपर आप क्या क्या चीजें मेंशन कर सकते हैं। वैसे भाई इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सेल्स इनवॉइस हर कंपनी ने ना अपनी अपनी तरफ से बनाई हुई होती है, आप अपनी तरफ से भी डिजाइन करके दे सकते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली डेट मेंशन होनी चाहिए, सप्लायर का नेम मेंशन होना चाहिए, कस्टमर्स का नेम मेंशन होना चाहिए, और जो गुड्स डिलीवर की गई हैं वो उन गुड्स के नेम, क्वांटिटी, पर यूनिट रेट और उनके टोटल प्राइसेस, ये चीजें मेंशन होनी चाहिए। और साथ में अगर ये चीजें क्रेडिट पर हैं तो क्रेडिट टर्म्स भी मेंशन होनी चाहिए कि भाई ये जो क्रेडिट है मैं आपको कितने दिनों के लिए क्रेडिट दे रहा हूं, इस चीज का भी पता होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या क्या लिखा, शो डेट, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड पेमेंट। अब देखो डेट से मुराद तो डेट आ गया आपके पास, ये वो वाली डेट नहीं है जो तुम समझ रहे हो। डेट भी तक हो यार, 3 किस्म की डेट्स होती हैं, एक खजूर खाने वाली डेट, मैंने कहा वो नहीं है, अस्तगफिरुल्लाह, हलाल चीज है हालांकि। अच्छा, अच्छा तुम लोग ने दूसरी डेट समझी थी, 12-13 नवंबर, ये नहीं समझा था तुमने, तो 9 सर क्यों की है। अच्छा, इन्होंने तीसरी टाइप समझी थी। अच्छा सुनो, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन, डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन से यही मुराद है किसने सेल्स की, किसको की सेल्स वगैरह की, मतलब किससे की गई सेल्स, उसके बाद क्या क्या चीजें सेल की गई, कौन से रेट के ऊपर की गई हैं, टोटल बिल कितना बनता है, ये डिटेल्स में सारा शामिल हो जाता है। फिर आ जाता है पेमेंट टर्म्स, कि भाई अगर उधार पर है तो उधार की क्या टर्म्स हैं, कितने अरसे के लिए उधार दे रहे हो, क्या उसको किसी किस्म का कोई डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो तो वो भी साथ में मेंशन करके दो कि भाई अगर तुमने हमें 10 दिन में पेमेंट कर दी तो मैं तुम्हें 5% डिस्काउंट दूंगा, अदरवाइज 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है। तब ये होती है पेमेंट टर्म्स वगैरह। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्टेटमेंट। आई होप कि आपको सेल्स इनवॉइस अच्छे से समझ आ चुका है। अब बात आती है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट का क्या होता है, भाई अपने कस्टमर को बताते रहो भाई साहब तूने मेरे 5,000 रुपए देने हैं, भाई साहब तूने मेरे 5,000 रुपए देने हैं, अदरवाइज भूल जाएगा, वो भूल गया ना तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा, फिर तुम उसे नहीं बता पाओगे। क्या आप उसे बताओ कि यार तूने ना स्टार्ट में, मतलब जब भी वो आपको नजर आए ना, आपने हो यार 5,000 रुपए देने थे तूने मेरे, आप उसे बताओ। लोन दिया हुआ है ना किसी को, भाई इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है कि यार लोन दिया हुआ बच्चा क्या कहेगा, और भाई उसे नहीं बताओ कि उसे भूल जाना है,
लोग जो पैसे लेने होते हैं ना वो नहीं भूलते, देने वाला भूल जाता है। तो इस वजह से आप लोगों ने दूसरे को बताते रहना होता है। यार तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस ये था, स्टार्ट के मंथ में आप उसे एक मैसेज कर दो, यार ओपनिंग बैलेंस ये था, इस महीने में इतनी सेल्स वगैरह हुई हैं जो तुमने क्रेडिट पर की हैं, इतने पैसे तुमने मुझे जमा करवाए थे और तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस इतना है, आपसे ये बात बताओ। अब जब ये बात बताओगे तो लाजमी बातें लिखोगे कि भाई मंथ के स्टार्ट में ये बैलेंस था, टोटल जो क्रेडिट सेल्स हुई हैं वो इतनी हुई हैं, इस मंथ में जो तुमने अमाउंट डिपॉजिट करवाई वो ये वाली अमाउंट थी जो तुमने मुझे डिपॉजिट करवाई, और तुम्हारा रिमेनिंग बैलेंस इतना बाकी है, इसे कहा जाता है स्टेट। और किसी को बताने की भी कोई एंट्री नहीं होती रहती कि आज मैंने अपने कस्टमर को बताया कि तुमने मेरे 5,000 रुपए देने हैं, फाइनेंशियल नेचर शामिल हो गए, आओ जाओ रिकॉर्ड करें। तो भाई इसकी भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, ये बिजनेस की कोई ट्रांजैक्शन वगैरह या बिजनेस की कोई एक्टिविटी नहीं है। अभी तक जो चीज रिकॉर्ड करनी थी वो सिर्फ सेल्स इनवॉइस थी, जो कि आप लोगों ने रिकॉर्ड करनी थी कि भाई मेरी टोटल सेल्स इतनी हुई है। क्लियर है ये बात? स्टेटमेंट देखो, अ डॉक्यूमेंट टू शो द कस्टमर द अमाउंट स्टिल ओन्ड, कि अभी तक तुमने मेरे कितने पैसे देने हैं, एट अ पॉइंट इन टाइम, मतलब जब भी वो मिले उस टाइम पर उसने तुम्हारे कितने पैसे देने हैं, आपने उसको वो बताना है। फिर इट विल बी द नेट अमाउंट ऑफ ऑल इनवाइसेस। अब जब वर्ड यूज कर लिया ना, नेट अमाउंट ऑफ ऑल इनवाइसेस, इट मीन आपने ये नहीं कहना हो यार मैंने तुम्हें 10,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स की थी, 10,000 नहीं कहा, नहीं यार उसमें से 5,000 तो उसने तुम्हें दे दिए थे ना, तो 5,000 बोलो उसे, 10,000 क्यों बोल रहे हो? इट will be the net amount of all invoices issued less cash received by the business up to a point in time, कि जितनी टोटल सेल्स आज तक तुमने उसको की उसमें से जितने अमाउंट तुम रिसीव कर चुके हो वो माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट बचे वो आपने बतानी है, और इसे कहा जाता है स्टेट। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, क्रेडिट नोट इशूड। बेटा क्रेडिट नोट इशूड या क्रेडिट नोट रिसीव हमेशा उस टाइम पर होता है जब रिटर्न। और आपने क्रेडिट नोट के लिए ना, बस इससे पहले भी आए थे क्रेडिट नोट्स वगैरह, मैंने ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया था, मैंने कहा था कि एक पॉइंट पर जाकर मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब यहां पर एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि क्रेडिट नोट इशू करना सप्लायर का काम है, क्रेडिट नोट इशू करना सप्लायर का काम है। अब जैसे चेक का इशू करना, चेक इशू करना मतलब चेक लिख कर देना, कौन लिख कर देगा? जिसने पैसे देने होंगे। अब जिसने पैसे रिसीव करने हैं वो जाए, हाँ भाई उमर मैंने तुमसे 5,000 रुपए रिसीव करने हैं, ये लो मैं तुम्हें चेक लिख कर देता हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब यहां पर देखो कि भाई सेल्स रिटर्न हुई है, सेल्स रिटर्न हुई है, कस्टमर आपके पास आया, उसने आपको आके गुड्स वापस, ये लो भाई ये गुड्स हैं, ये हमारी रिटर्न है, ये डैमेज है, कोई भी रीजन हो सकती है, गुड्स रिटर्न के अगेंस्ट। अब आप उसे क्या देने वाले हो? आप उसे क्रेडिट नोट उस टाइम पर जब वो रिटर्न क्रेडिट पर हो। देखो अगर वो कैश सेल्स थी, कैश सेल्स ही वापिस आ गई, फिर तो आप पैसे ही दोगे, फिर आप क्रेडिट नोट नहीं इशू करोगे, वो आपसे क्रेडिट नोट लेगा भी नहीं, वो कहेगा मैं तुम्हें पैसे दे के गया था, तुम भी तो मुझे पैसे दो। फिर क्रेडिट नोट नहीं आता रहता। क्रेडिट नोट से क्या मुराद होता रहता है कि भाई मैंने ना 1,000 रुपए की सेल्स की थी, उसमें से 300 रुपए की सेल्स मुझे वापिस आ गई। अब मैंने तो अपना रिसीवेबल 1,000 रुपए से रिकॉर्ड किया हुआ है, जब इनवॉइस मैंने इशू की थी उस टाइम पर मैंने अपना रिसीवेबल 1,000 रुपए से रिकॉर्ड किया हुआ है, उसमें से मुझे 300 रुपए की सेल्स वापस आ गई, मैं अपने रिसीवेबल को ना छेड़ू? ये वो वाला छेड़ना नहीं है कि गुदगुदी करो उसकी कि भाग जाए उधर से। अब ऐसा नहीं है, क्या मतलब कि आपने उससे 1,000 रुपए नहीं लेने, अब आपने उससे 700 रुपए लेने हैं, तो वो 300 कहां गए? 300 रुपए का उसे क्रेडिट नोट इशू करके दो। 1,000 रुपए की आपकी सेल्स इनवाइसेस आपकी क्रेडिट सेल्स को जाके शो करेगी, और 300 रुपए का आपका क्रेडिट नोट इशू आपकी जाके सेल्स को कम करेगा।
और आपके रिसीवेबल को भी कम कर देगा। कि भाई आपने एक क्रेडिट नोट इशू किया हुआ है, तो क्रेडिट नोट इशू किया, अब देखो सप्लायर आप लोग थे, आप लोगों ने सेल्स की हुई थी, अब आपने कस्टमर के लिए सप्लायर आप लोग थे, जब आपके पास सेल्स रिटर्न आएगी तब आपने गुड्स रिसीव की, तो आप उसके बदले में क्या दोगे, क्रेडिट नोट इशू करोगे। तो क्रेडिट नोट इशूड आपकी सेल्स रिटर्न को डिनोट करता है। ऑलराइट, कि ड्यूरिंग द पीरियड आपकी टोटल कितनी सेल्स रिटर्न हुई है। अब यहां पर देखें, issued when a customer return goods and the business agrees to this, business issue a credit note to acknowledge that the amount specified is no longer owed to them by the, मैं अगर 300 रुपए का क्रेडिट नोट बनाकर दूंगा ना, मैं बेसिकली इस बात पे एग्री कर रहा हूं कि मिस्टर कस्टमर, मैंने अब तुमसे 300 रुपए नहीं लेने। ऑल राइट, आई होप कि ये बात समझ आ चुकी होगी। इसकी रिकॉर्डिंग करनी है सेल्स रिटर्न की, कि क्रेडिट नोट इशू किया है उसकी रिकॉर्डिंग की, क्योंकि अगर ये रिकॉर्डिंग ना की तो फिर तो आपका रिसीवेबल 1000 रुपए का ही रहेगा, अपनी फुल अमाउंट के साथ ही रहेगा। अब अगर आपको याद हो, यहां पर सेल्स रिटर्न डे बुक, और इसके लिए अगर सोर्स डॉक्यूमेंट देखो तो क्या लिखा हुआ था, क्रेडिट नोट इशूड टू कस्टमर। आई होप कि अब ये बात भी समझ आ चुकी होगी आप लोगों को। यहां तक किसी को कोई मसला, सब मसले खत्म हो गए। ये इनका फॉर्मेट है, आपको पहले से ही पता है कि ये फॉर्मेट होता है कि अगर सेल्स डे बुक है तो यहाँ पे कस्टमर का नेम आ जाएगा, इनवॉइस का नंबर, रुपीस वगैरह लिख देंगे, एंड पे टोटल कर देंगे। सेल्स रिटर्न डे बुक आ जाएगा तो डेट, कस्टमर, और यहाँ पर क्रेडिट नोट का नंबर आ जाया करता है, और साथ में हमारे पास अमाउंट्स आ जाएगी। ये बातें क्लियर है सब बच्चों को? अच्छा, डिस्काउंट अलाउड तो हम लोगों ने पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले अकाउंटिंग फॉर परचेजेस को देखो। ये आपको ज्यादा जल्दी से, अब यहां पर ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। परचेजेस के लिए सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं जैसे हम लोगों ने सेल्स के लिए किए, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क आता रहता है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है कि भाई आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी, आपने कंपनी के बिहाफ पे भागते गए, मार्केट में चीजें खरीदी, अपनी तरफ से पैसे दिए, वापसी आ गए, और कंपनी से कह रही हैं ये चीजें मैं लेकर आई हूं, मुझे पैसे दो। कंपनी ने नहीं देने, क्योंकि कंपनी ने इसके लिए अलग से परचेज डिपार्टमेंट बना के रखा होता है। तो कंपनी ने अपने तमाम तर डिपार्टमेंट से कहा हुआ है, भाई तुम्हें स्टेशनरी चाहिए, तुम्हें रॉ मटेरियल चाहिए, वेयर हाउस प्रोडक्शन वालों से कहा हुआ है कि अब अगर तुम्हें किसी किस्म का कोई रॉ मटेरियल चाहिए, एडमिन स्टाफ से कहा हुआ है कि अब अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई स्टेशनरी चाहिए, बाकी लोगों से कहा हुआ है अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई रिफ्रेशमेंट चाहिए, खुद से ना परचेज करके लाना, तुमने हमें बताना है, आगे हम वो चीजें तुम्हें प्रोवाइड करेंगे। मतलब ये नहीं है कि कंपनी में से, कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय जाएगा, कोई भी चीज परचेज करके किसी से भी फेक बिल बनवा कर ले आएगा और कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ऐसा नहीं होता रहता। अब इसके लिए क्या होता रहता है, सबसे पहले आती रहती है परचेज रेक्विजिशन। पहले परचेजेस को देख लो, परचेजेस क्या है, कहते हैं बिजनेस मेक परचेजेस फ्रॉम, कितने मजे की बात बता दी, वरना तुम्हें तो पता ही नहीं था कि किससे परचेजेज होती हैं, पता नहीं तुम जाके कस्टमर से परचेजेज कर लेते हैं। तो सप्लायर से हमेशा परचेजेज करनी है तुम लोगों ने। फिर परचेजेज आर सिमिलर इन मेनी रिस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स, ये भी बड़ी मजे की बात आ गई है। कहते हैं जिस तरह की सेल्स है ना, परचेजेज बिल्कुल वैसी ही होती रहती हैं, एक्सेप्ट दैट द बिजनेस बाइंग फ्रॉम अ रादर देन, क्या बात बता दी है, सुभान अल्लाह। ये होती है हमारी थ्योरी। मतलब एक ही बात को ना 20 मरतबा, खरबूजा छुरी पे डाल दो, फिर छुरी खरबूजे पे डाल दो, काटना खरबूजा है। ओके, तो यही कुछ यहाँ पे समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट देखो, अच्छा इन्होंने ना अंग्रेजी ऐसे ही इतने बड़े बड़े पैसेजेस बनाए हुए होते हैं ना कि बात एक छोटी सी होती है, क्लियर। लेकिन बस क्या है कि अपनी तरफ से बताओ कि मैं बड़ा भाई अंग्रेज की औलाद हूं। फिर क्या हुआ, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स माइट बी यूज्ड इन सिस्टम डिजाइन्ड टू अकाउंट फॉर परचेजेस। अच्छा बेटा, वो उन्होंने ये चीज इस तरह लिखी हुई है ना, आप में से कोई 60% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो जाके घर बैठ के सिर्फ 20 मिनट इस बात में लगाते हैं
कि बिजनेस में परचेजिंग फ्रॉम सप्लायर, बिजनेस में परचेजिंग फ्रॉम सप्लायर, बिजनेस में परचेजिंग फ्रॉम सप्लायर। बाद में वो तीसरी लाइन याद करते हुए 10 मिनट फिर पहले भूल जाती है, फिर उसको पर, हालांकि पूरी 2 लाइनों में कुछ भी नहीं था। तो ये बताने का यहाँ पर मकसद ये है कि भाई वो एफएससी वाला ट्रेंड छोड़ दो, जो को तुम लोग पढ़ कर आए हो। यहां पर ऐसे नहीं पढ़ा जाता इन चीजों को। यहां पर एक मरतबा पढ़ो और उसे कहो इट्स ओके, अब तो मैं जिंदगी भर, मेरे बच्चे भी याद रखेंगे इसको, मैं पैदा होते उन्हें बता दूंगा ये सेल्स है, ये परचेज है। ओके। अच्छा, तुम्हें कोई डाउट होगा कि हमारे तो होंगे नहीं, तो जिनके होंगे मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। फिर देखो, ये तो किस्मत की बात होती है ना, ट्राई हर कोई करता है, प्रोडक्ट किसी को मिलती है किसी को नहीं मिलती। मैं कोई चीज खरीदने के लिए जाओ, किस्मत को उसके बाद नहीं रखी हुई, तो आपसे कहेगा जाओ भाई वापसी, आपको यार थोड़ी देर पहले तो मेरा दोस्त लेके गया था, वो कहता है आखिरी आइटम था जो वो ले गया, आप कुछ और समझ रहे थे। अच्छा अब सुनो, अब सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट हम लोग परचेजिंग में यूज किया करते हैं ना, वो हमारे पास आता रहता है परचेज रेक्विजिशन। अब वहां पे पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या था, कोटेशन। अब यहां पर अभी कोटेशन से भी पहले उस चीज की तलब को पैदा करो कि यार इस चीज की जरूरत है, फिर उसके लिए कोशिशें करो। परचेज रेक्विजिशन कि हर डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को बताना है कि भाई अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो वो परचेज डिपार्टमेंट से कहेगा भाई रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है, जल्दी से रॉ मटेरियल मंगवा लो, अदरवाइज प्रोडक्शन रुक जानी है। स्टेशनरी खत्म है तो आप परचेज डिपार्टमेंट से कह दो कि भाई हमारे पास स्टेशनरी का सामान खत्म होने वाला है। ये स्टेशनरी से मुराद जिस तरह से प्रिंट लेने के लिए पेपर्स वगैरह की जरूरत होती है, पेन वगैरह की जरूरत होती है, या आप उनसे कहोगे वो आपको मंगवा कर देंगे, आप खुद से जाके नहीं ले सकते। तो यहां पर ये होता है कि सपोज किसी भी डिपार्टमेंट को किसी भी चीज की जरूरत है, तो वो उनका एक प्रॉपर एक पेज होता है, लेटर हेड के ऊपर कर देंगे, या एक प्रॉपर परचेज रेक्विजिशन के नाम से उन्होंने कुछ बनाया होता है, उसके ऊपर मेंशन होता है टू दिस, फ्रॉम दिस पर्सन, और क्या क्या चीजें आपको चाहिए आप वो चीजें उन्हें मेंशन करके दो कि भाई हमें ये चीजें इतनी इतनी क्वांटिटी में चाहिए, और जाकर परचेज डिपार्टमेंट को दे दो। जब आपने परचेज डिपार्टमेंट को आप ये बातें ऑफर करते हो तो इसे क्या कहा जाता है, परचेज रेक्विजिशन। एन आइटम शुड बी रिक्वेजिशन, मतलब रिक्वेस्टेड। इससे मुराद होता है कि आपने रिक्वेस्ट करनी है परचेज ऑर्डर को कि भाई हमें इन चीजों की जरूरत है। एन आइटम शुड बी रिक्वेजिशन फर्स्ट इफ नॉट लाइंग इन द स्टॉक। अगर आपके स्टॉक में वो चीज मौजूद नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले आपने आकर उसकी रिक्वेस्ट करनी है। आपके पास पॉकेट मनी नहीं है, अम्मी अब्बू के पास जाओ, पहले रिक्वेस्ट करो कि जनाब खाली हुए पड़े हैं, हमें दे दें पैसे। ये होती है रेक्विजिशन। आपने शॉपिंग के लिए जाना था, दोस्त के साथ प्लान बन गया, पैसे ही नहीं है, पहले अम्मी अब्बू से कहो कि जनाब हमने शॉपिंग के लिए जाना है, हमें कोई पैसे शैसे दे दें, वो पैसे देंगे। ये रेक्विजिशन है आपकी तरफ से। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई होगी जी। दोस्त के दोस्त शॉपिंग, हमारे दोस्त ऐसे नहीं, हमने ऐसे दोस्त रखे ही नहीं है। अब हर किसी की तुम्हारी जैसी किस्मत थोड़ी होती है कि दोस्त शॉपिंग करवा दें। अच्छा, ये कह सकती है, तुम नहीं, तुम लोगों ने पैसों का बंदोबस्त करके जाना है। अच्छा, नेक्स्ट है कोटेशंस एंड अप्रूवल्स। अब जैसी परचेज डिपार्टमेंट को इस बात का पता चला कि हमारे इस डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल की जरूरत है, स्टेशनरी की जरूरत है, जिस चीज की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो परचेज डिपार्टमेंट के पास हर प्रोडक्ट के लिए सप्लायर्स की एक लिस्ट मौजूद होती है। या आपको सपोज पता है कि आपने प्रोडक्ट ए परचेज करनी है, तो आपके माइंड में आ जाएगा कि प्रोडक्ट ए परचेज करने के लिए मिस्टर ए बी सी डी, इनके पास हम लोग जा सकते हैं, इनके पास ये प्रोडक्ट मिल जाएगी। फिर परचेज डिपार्टमेंट ने क्या करना है, उसने ना सप्लायर्स को सिलेक्ट करना है, और उसमें से देखना है कि, और हर किस सप्लायर से उसने पूछना है भाई मुझे ना ये वाली प्रोडक्ट चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, क्या अवेलेबल है। वो कहेगा हाँ जी अवेलेबल है, क्या रेट दोगे,
वो कहते हैं इतने रुपीज पर यूनिट के हिसाब से देंगे। क्वालिटी कैसे रखी हुई है, आपने उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन लेनी है। फिर प्रोडक्ट बी को कॉल कर लो, फिर अपने सप्लायर सी को कॉल कर लो। इस तरह से ना आपने वो सारा डाटा ले लेना है। अब ये जो आपने कॉल किया ना अपने सप्लायर को, उसकी तरफ से कोटेशन थी फर्स्ट वाली, हमारी तरफ से ये सेकंड स्टेप था। हम लोग अब परचेज करने जा रहे हैं। तो हम परचेज कब करने जा रहे हैं, जब परचेज रिक्वेजिशन मेरे पास आ चुकी थी। अब जैसे ही मैंने कोटेशन तमाम सप्लायर से ले ली, अब मैंने उनमें से अप्रूव करना है। तो अप्रूव मैं किसको करूंगा, जो चीपर रेट के ऊपर मुझे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और क्वालिटी भी अच्छी हो। अब ये नहीं, आपने सिर्फ प्राइसेस नहीं देखनी कि यार मुझे सप्लायर भी 15 रुपए की चीज दे रहे हैं, सप्लायर है 10 रुपए की, चल भाई 10 रुपए वाले भिजवा दे, पता चला सारा कूड़ा आपके घर में आया हुआ है। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट भी नहीं परचेज करनी। आपने फिर ये देखना है, उनसे पूछना है यार तुम 10 रुपए की दे रही हो, तुम 15 की दे रही हो, डिफरेंस क्या है इन चीजों में। आप जाके इवन के खुद विजिट करोगे, आप उसको देखोगे यार प्रोडक्ट में फर्क क्या है। अब ऐसा भी हो जाता है आप 15 वाली को अप्रूव करते हो ड्यू टू क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई 10 वाली की क्वालिटी इंफीरियर थी, हमें बाद में लॉस हो सकता था, इसलिए 10 वाले को हमने नहीं अप्रूव किया। तो यहां पर देखें, कहते हैं वेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सीड्स सर्टेन लिमिट। अच्छा, हर पर्सन के पास ना एक स्पेसिफिक अथॉरिटी होती है। अब इसका ये मतलब नहीं है करोड़ों रुपए की गाड़ी परचेज करनी है, हमने कहा ओ भाई मुझे गाड़ी चाहिए और वो चले गए हाँ भाई ये ले गाड़ी ले, नहीं ऐसा नहीं है। उनके पास ना एक खास अथॉरिटी मौजूद होती है हर डेजिग्नेशन के ऊपर, कि भाई आप 50,000 रुपए तक की कोई भी चीजें परचेज करनी हो आप हमसे ना पूछें। सीनियर मैनेजमेंट ने कहा आप हमसे ना पूछें, 50,000 रुपए तक की कोई भी चीज परचेज करनी है ना, आप अपनी तरफ से सप्लायर ढूंढ के परचेज कर लिया करें। हाँ, अगर इससे ज्यादा की तुम्हें परचेज की जरूरत पड़े तो एट लीस्ट हमें एक मरतबा पूछ लेना, उससे उसके बगैर जाके नहीं कर लेनी परचेजेस तुमने। तो यहां पर कहता है कि एक्सीड सर्टेन लिमिट कोटेशंस आर यूजुअली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एट लीस्ट 3 सप्लायर्स। अच्छा, अब क्या कोटेशन, मैंने उन्होंने पूछा कि यार हमें ना एक दूध का डब्बा चाहिए, रिफ्रेश चाय बनानी थी, क्या उसके लिए मैं कोटेशन लूं। नहीं यार अभी ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये तुम्हारे एक्सपेंसेस 1,000 रुपए से ऊपर जाएं तो फिर जरा लोगों से पूछ लेना कि कहाँ से सस्ते मिलते हैं। लेकिन एक नॉर्मल रूटीन की प्रोडक्ट्स है, पता है कि हर जगह पे एक जैसी है, उसके लिए आपको कोटेशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजों के रेट्स हमेशा मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स होते हैं, हर जगह पे फिक्स ही मिलेंगे। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डलवाना है, भाई कहीं से भी डलवा लो एक ही रेट पे मिलना है, तुम्हें वहां पे कोटेशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर कहते हैं परचेज ऑर्डर इज द इनिशिएटेड आफ्टर इवेल्युएटिंग कोटेशन। अब जब कोटेशंस आपने देख ली, उनको इवेल्युएट कर दिया, लोअर प्राइस वाले या अच्छे सप्लायर को आपने सिलेक्ट कर लिया, अब आपने उसको परचेज ऑर्डर करना है और उसकी तरफ से वो बन जाएगा सेल्स ऑर्डर। जब आप लोग उसको परचेज ऑर्डर करेंगे, डॉक्यूमेंट सेंट बाय द टू द टू द सप्लायर टू प्लेस एन ऑर्डर, ये परचेज ऑर्डर, कि भाई हमें ये वाली गुड्स प्रोवाइड कर, हमारी तरफ से परचेज ऑर्डर, उसके लिए सेल्स ऑर्डर बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, फिर उसने ना हमारे पास गुड्स डिस्पैच नोट भेजना होता है। जब वो हमारे पास गुड डिलीवर करता है, अब मुझे तो नहीं पता ना कि उसने गुड्स डिलीवर कर दी, मैंने तो परचेज ऑर्डर कर दिया। जब वो गुड्स डिलीवर कर देगा, वो गुड्स डिलीवर्ड नोट मेरे पास भेजेगा, गुड्स डिस्पैच नोट मेरे पास भेजेगा, और जब मैं उसको रिसीव करूंगा तो मैं गुड्स रिसीव्ड नोट दूंगा कि भाई मैं ये गुड्स रिसीव कर चुका हूं। अब यहां पर आता है अ डॉक्यूमेंट परचेज प्रोड्यूस्ड व्हेन गुड्स आर, इससे पहले नहीं कर सकते, तो रिसीव कौन करेगा, अच्छा कस्टमर रिसीव करेगा। तो आपको लगता है कि सप्लायर ये इशू करेगा ये वाला डॉक्यूमेंट, तो जिसने रिसीव किया वही करेगा, कस्टमर ने करना। अब ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि गुड्स डिस्पैच नोट इज इशूड बाय, गुड्स डिस्पैच नोट इज इशूड बाय सप्लायर, गुड रिसीव नोट इज इशूड बाय कस्टमर, ये आपके एमसीक्यूज बन जाएंगे। यही फर्क होता है कि यहाँ पर मैं थ्योरी पढ़ाते हुए आपको एमसीक्यूज भी साथ साथ बताता जाता हूँ कि ये एमसीक्यूज इस तरह से आएगा, ये चीज इस तरह से आएगी।
तो थ्योरी को आपने कभी ये नहीं समझना कि यार ये बड़ी कोई बोरिंग सी चीज है, पता नहीं आ तो सारी थ्योरी पढ़ा के चले, हमें तो समझ ही नहीं आई। भैया आपने अपना 50% लॉस कर दिया है, क्योंकि आपका 50% से ज्यादा पेपर सी थ्योरी के ऊपर है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपका 50% ज्यादा पेपर थ्योरी है, जिसको आप लोग समझते हैं कि बोरिंग है। इसी वजह, यही वजह होती है कि हम पढ़ाते पढ़ाते हमें चुटकुले छोड़ देते हैं, कि जो बच्चे सो रहे हैं ना कम से कम वो जाग जाएं, वो सुनना शुरू कर दें। तो ये बड़ी जरूरी चीज होती है, ये ना सिर्फ पढ़ाने की एक टैक्टिक्स होती है, जो कि हम, हालांकि इस थ्योरी को बेटा ये देखो, ये आप पढ़ लेना, ये गुड्स जो परचेज ऑर्डर होता है, ये गुड्स रिसीव नोट होता है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये इनवाइस है, ये स्टेटमेंट, आज हम लोग चलते हैं आगे। दूसरा थ्योरी पढ़ने का तरीका ये होता है, बेटा ये स्टोरी सुनाते सुनाते मैंने आपको ये सारी बातें बता दी थी, ये फिर आपने पढ़ लेनी है, समझ ना आए तो फिर पढ़ लेना। हम लोग आगे चले गए। ओके। तो हर टीचर की ना अपनी अपनी टेक्निक्स होती रहती है थ्योरी पढ़ाने की। माना कि मैं न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन थ्योरी भी मैं अच्छी पढ़ा लेता हूँ, समझ आ जाती है बच्चों को, आती है। शाबाश। हाँ जी। अब हम लोग चले, गुड्स रिसीव नोट ओके हो गया। क्या कहता है, व्हेन गुड्स आर रिसीव, अच्छा कहते हैं इट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द गुड्स हैव बीन। अच्छा आपने ऐसा नहीं करना कि ट्रक आपकी प्रेमिसेस में दाखिल हुआ, आपने कहा ओ ट्रक आ गया, हाँ भाई मिस्टर सप्लायर गुड्स रिसीव हो गई हैं। ऐसा नहीं करना आप लोग, पता चले बाद में ट्रक खाली है, वो बाद में आप कॉल करोगे यार ट्रक तो खाली है, वो कहेगा चाटा अभी तो तुमने कहा है कि गुड्स रिसीव हो गई हैं, तू नहीं खाली किया होगा। इतनी जल्दी नहीं बता देना उसको। तो आपने चेक करनी है सारी गुड्स, किसके अगेंस्ट चेक करोगे। सेल्स ऑर्डर में आपको एक डॉक्यूमेंट बताया गया था, डिलीवरी नोट। तो इसके लिए पता है क्या होता है, कि एक तो आपका कस्टमर आपको ये बता देता है कि भाई मैं गुड्स डिलीवर कर चुका हूं, साथ में वो डिलीवरी नोट भी भेजता है। वो कहता है कि यार जो चीजें मैंने डिलीवर की है ना वो ये वाली है। वो ईमेल भी आपको कर सकता है, व्हाट्सएप भी कर सकता है, इवन के वो जिसके थ्रू डिलीवरी कर रहा है उसको भी दे सकता है कि भाई ये जाके पकड़ा देना उसको, कि भाई मैंने ये चीजें डिलीवर की हैं। तो आपने ना डिलीवरी नोट के अगेंस्ट उसको चेक करना है, आपने जो ऑर्डर किया है उसके अगेंस्ट उसको चेक करना है, जो कुछ आपके पास पहुंचा है आपने वो चेक करना है, जिस क्वालिटी में आपने मंगवाया था क्या उसी क्वालिटी में है आपने वो चेक करना है, जितनी क्वांटिटी आपने मंगवाई थी क्या उतनी क्वांटिटी है आपने वो चेक करना है, और जिस सप्लायर से मंगवाया था क्या उसने अपनी प्रोडक्ट्स भेजी हैं। ये सब कुछ आप लोगों ने देखना होता है अच्छे तरीके से। अच्छा फिर देखें, अगेंस्ट द डिलीवरी नोट एंड व्हाट वाज एक्चुअली बीन, उसने क्या भेजा। अब अक्सर ऐसा होता रहता है कि ये जो पेट्रोल वगैरह के लिए या गैस वगैरह के लिए आती है ना ट्रक्स वगैरह सब, और लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस से अक्सर होता है कि ये जो पेट्रोल वैसे आता रहता है, सपोज के 10,000 टन के करीब पेट्रोल आ रहे हैं, रास्ते में आधा पेट्रोल गायब होता है और बाकी आपके पास पहुंच जाता है। अक्सर ट्रक ड्राइवर ऐसा करते हैं कि जितनी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही होती है ना रास्ते से चोरी करवा लेते हैं, खुद ही चोरी करवा देते हैं, बाद में कहते हैं हम तो लूटे गए। तो वो गुड्स आपके पास उतनी क्वांटिटी के साथ नहीं पहुंचती। तो इस वजह से वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर आप वेरीफाई क्या करें, उसकी क्वांटिटी को भी वेरीफाई किया करें कि किस क्वांटिटी के साथ पहुंची हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। अगेंस्ट द डिलीवरी नोट एंड व्हाट वाज एक्चुअली बीन रिसीव्ड, द GRN, क्या, गुड्स रिसीव नोट, एंड GDN, गुड्स डिलीवरी नोट, शाबाश, इज सेंट टू अकाउंट्स ऑफिस। अब ये जो गुड्स रिसीव नोट है हम लोगों ने अपने अकाउंट्स ऑफिस को भेजना है, क्योंकि कंपनी ने कहा परचेजेस तुम करो परचेज डिपार्टमेंट से, लेकिन पैसे तुम ना देना, क्या, फ्रॉड से बचने के लिए। अब ये अक्सर ऐसा होता रहता है कि ये जो परचेज डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना इनके सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं ना, मतलब एक इलेक्ट्रिशियन है ना, कोई सा भी इलेक्ट्रिशियन, मुझे पता है कि यार इस कॉलेज की सारी चीजें मैं नहीं लेकर आनी है, इनसे मैं कहूंगा ना कि यार ये ब्रेकर टूटा हुआ है, इन्होंने कह देना जा लिया, इनसे मैं कहूंगा ना यहाँ पे ये इश्यू है, इन्होंने कहना है जा लिया, और इसे पता है कि मैंने किससे लेना है, और उसको भी पता होता है कि यार ये बनाना यहाँ पर काम करता है, और ये जब आएगा ना इसको भी हमने कमीशन देना है, तो वो 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो जाएगी।
अब उसमें से उसने अपना कमीशन भी साथ में रखना होता है, कॉलेज वालों से अलग ले रहा होता है। अक्सर परचेज डिपार्टमेंट वाले ऐसे करते हैं कि इन्हें पता होता है कि हम लोगों ने किससे जाके चीजें लेनी है। अब जैसे पेंट वाले आते हैं आपके घरों में, वो आपको के पास लाजमी बात है नॉलेज नहीं है, आप कौन सा डेली बेसिस पे घर को पेंट करवा रहे हैं, कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है अच्छा। एक तो वो उस शॉप पर लेकर जाएंगे जिसके साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई मैं आपको कस्टमर ला कर दूंगा और आपका ने जितना भी बिल बनना है ना उसका 20% मुझे देना है। अब वो आपको फोर्स करेगा, इवन कि आप कहें ना नहीं यार ये प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छी नहीं, हम किसी और से ले लेते हैं, वो आपको मना करेगा, नहीं नहीं वहां से ना लें, उसको वो बड़ा बेईमान आदमी है ये वो वगैरह वगैरह, बाय फोर्स वहीं से दिलवा। तो यहां पर ना इस वजह से परचेज और डिपार्टमेंट से कहा गया कि भाई तुम अपनी तरफ से परचेजेस कर लो, जहां से मर्जी तुमने करनी है कर लो, लेकिन पैसे तुम ना देना। अब यहां पर पैसे अकाउंट स्टाफ ने देने होते हैं। अकाउंट स्टाफ को फिर बताया जाता है ये लो भाई ये गुड्स रिसीव नोट है, ये हम लोगों ने इतनी इतनी गुड्स रिसीव कर ली हैं। हु विल चेक दैट व्हाट हैज बीन। अब इसने दोबारा जाके चेक करना है। इसे गुड्स रिसीव नोट पहुंचा, ये कहेगा चलो यार जल्दी से मुझे जरा दिखाना कहाँ पे गुड्स रखी हुई है, कहाँ पे गुड्स आई हैं। इसने गुड्स रिसीव नोट को चेक करना है। इज व्हाट वाज ऑर्डर, ये कहेगा अपने जरा ऑर्डर भी दिखाओ कि तुमने ऑर्डर क्या किया था। ऑर्डर के अगेंस्ट गुड्स रिसीव नोट को इसने चेक करना है। एंड दैट द इनवॉइस एग्रीज विद व्हाट वाज। और वो जो इनवॉइस हमारे पास आनी है उसने देखना है क्या वो बिल्कुल उन्हीं प्रोडक्ट्स की है जो हम लोगों ने रिसीव की है। जब हम ये चीज बता चुके होते हैं अपने सप्लायर को कि भाई गुड्स रिसीव हो चुकी हैं, हमारी तरफ से वेरीफाइड है, वो कहता है परचेज इनवॉइस। अब आप लोगों ने पैसे देने होते हैं, सेल्स इनवॉइस, वही यहां पर हमारे लिए क्या बन जाती है, परचेज इनवॉइस। अब ये रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द सप्लायर। अब ये परचेज इनवॉइस सप्लायर ने रिक्वेस्ट की है कि भाई मुझे पेमेंट दे दो, इसे कहा जाता है परचेज इनवॉइस फॉर गुड्स। अब देखो अगर आप लोगों को सेल्स इनवॉइस में याद हो तो ये देखो सेंटेंस क्या लिखा हुआ था यहां पर, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट। अच्छा अब यहां पर एमसीक्यूज बन सकता है। आप लोग ना इसको जब पढ़ते हो ना आप बड़े पैसिव वे में पढ़ते हो, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे तो ये भूल जाओगे हमने पढ़ा क्या था। अब आपके पास यही एमसीक्यूज आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट परचेज इनवॉइसेस, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम कस्टमर, रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम सप्लायर। अब ये बात तो याद होती है यार, है तो रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट लेकिन है किससे। अब सेल्स इनवॉइस आती है तो वहां पर आप लोग कह देते हो यार सेल्स इनवॉइस है तो लाजमी बात है सप्लायर ने रिक्वेस्ट करनी है, लेकिन यहां पर आएगा रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। अब परचेज इनवॉइस है तो आप लोग कहते हैं परचेज इनवॉइस है तो यार यहाँ पर तो फिर कस्टमर से वो रिक्वेस्ट करेगा, हालांकि वो बाय द फ्रॉम द सप्लायर होती रहती है। ऑल राइट, तो आपने इस बात को जरूर यहां से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ये वो बातें हैं जो आपको फेल करा जाती हैं, आपको नहीं मतलब बाकी लोगों को। और वो कहते हैं यार पता नहीं। अच्छा फिर पता है बात क्या है, आया परचेज इनवॉइस, आपने इसको टिक कर दिया और आप बड़े मुतमईन हैं कि हमारा एमसीक्यू ठीक हो चुका है, हालांकि वो गलत होता है। ओके, तो मतलब इतनी भी कोई इजी चीजें नहीं होती और इतनी मुश्किल भी नहीं होती। सिर्फ एक मरतबा एक्टिव रीडिंग की जरूरत है भाई, पैसिव रीडिंग ना करो, पैसिव रीडिंग करके ना आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। और इसी तरह जब हम लोग पढ़ा रहे हो और आपकी अपनी बकवास शुरू हो रही हो तब भी मतलब आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया, आपने कुछ भी नहीं सीखा, आपको पता ही नहीं चला हमने कहा क्या था। हम लोग जब जो कुछ लिख रहे होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो जाके लिखते हैं, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना वो हम लोग सिर्फ बोलते हैं। तब आपकी मर्जी, आप किस पे फोकस करो। तो हमारा बोलना हमारे लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए जहां पर आपको नींद आ जाती है वहां पर आप लोगों को ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है कि भाई ये वो काम के मोती आ रही हैं और ये $1,000,000 के एक क्वेश्चन होते हैं जो आपको मुफ्त में मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट सुनो। मैं अक्सर अपने बच्चों से ये बात कहता हूं कि यार अगर आपकी स्टडी की राह में रुकावट मैं भी बनूं तो उठा के बाहर फेंक दें, चलो भाई आ जाओ। तो फिर कर ली तुमने अकाउंटिंग, ये बात हकीकत है।
तुम्हारे लिए तुम्हारी स्टडी से इंपॉर्टेंट कोई नहीं है। मतलब अगर तुम्हें लगे ना आपकी जिंदगी में जी दोस्ती, आपको पता ही नहीं है दोस्ती है क्या, आपको इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि आपकी दोस्ती है, आप उस दोस्त को संभाल रहे होते हो जो 6 माह बाद किसी और का दोस्त है, आप उस दोस्त को संभालने की कोशिश कर रहे होते हो। दोस्त पास हो जाता है, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, क्योंकि मैं तो दोस्ती निभा रहा था, और बाद में उसने किसी और को दोस्त बना लिया है। ये कोई दोस्ती नहीं है। तुम लोग जस्ट क्लास फेलोज हो, अच्छा टाइम गुजारो, जितना अर्सा साथ रहना है अच्छे तरीके से रहो, मूव टू नेक्स्ट, आगे जाओ, अगले दोस्त बनाओ। और वो भी दोस्त नहीं, जस्ट क्लास फेलोज होती हैं। तो जब आप लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो ना, ये सारे लोग आपको भूल चुके होते हैं, कोई आपको नहीं याद होता रहता, जिनकी वजह से आपने अपने फ्यूचर को दाव पे लगा दिया था। तो अपने फ्यूचर को कभी ना दाव पे लगा। तो यहां पर आते हो ना, जितनी देर कम से कम कुछ ना कुछ सीख के जाओ। देखो भाई, मजाक करने के लिए तो 1.5 घंटा भी बातें होती रहेंगी, खत्म होने भी नहीं आती। आपका सबसे बड़ा लॉस होता है ये, जिस पर आप लोग खुश हो रहे होते हैं। हम लोग पढ़ा रहे होती है और आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है, आप भी उसके साथ बातें कर रहे हो, भाई आपको पता ही नहीं है कि आपका क्वेश्चन उसी में से बनना था, जो कि आपने स्किप कर दिया है। और आपको पता है कि जब हम लोग एग्जाम इन्वायरमेंट में बैठे होते हैं, हमसे एक क्वेश्चन गलत हो जाए ना, समझ लो बाकी 39 MCQ गलत है। मेरे माइंड में प्रेशर इतना आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन इतना मुश्किल, अगला उससे ज्यादा मुश्किल लगेगा। जब आपसे 3 क्वेश्चन कंसेक्टिव गलत हो गए ना, आप खुद को नहीं संभाल पाओगे, और वहां पर आपका वो दोस्त खराटे लेके सो रहा है, वो मजे कर रहा है, जिसकी वजह से आपने ये बातें नहीं सुनी थी। इस वजह से चाहे मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैंने अक्सर आपसे कहा है, हम बातें कर रहे हैं, आप बातें करें। मैं आपको खुद टाइम देता हूं, हम पढ़ रहे हैं उस टाइम पे बातें करें। आप जाहिल हैं, आप पागल हैं, आपको उस टाइम पे कोई नहीं समझा सकता, क्या आपको पता ही नहीं आपका कीमती टाइम कौन सा था। क्या आप लोगों इस काम के लिए पैसे दिए मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने। हम पढ़ा रहे होते हैं, आप बातें कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से अगर मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा करता तो वो मेरा दोस्त नहीं होता, और अब तक मैं उसके मुंह पे चंड मार चुका होता कि भाई मैंने अपने हलाल का पैसा फी के तौर पे दिया हुआ है, और मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए आता हूँ। तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती। मैं होता तो उस दोस्त को किक कर चुका होता कि भाई भाई साइड पे हट, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। और आप में से हर किसी का स्टेटस एक जैसा नहीं है, तो इसीलिए अपने आप को पहचान। स्टडी के टाइम पे नो कॉम्प्रोमाइज, फिर चाहे वो कोई भी है, उठा के बाहर फेंक दो। क्लियर? सुनो भाई, परचेज इनवाइस समझ आ गई सब बच्चों को? अब ये वही स्टेटमेंट है जो आपके सप्लायर ने आपको भेजी, आप तक पहुंची कि भाई साहब तुमने मेरे इतने पैसे देने हैं। बिल्कुल सेम टू सेम। क्या क्या आपको यहाँ पे पता होगा कि आपने अपने सप्लायर की कितनी अमाउंट अभी तक पे करनी है? वही नेट ऑफ अमाउंट होगी। क्या आपने टोटल कितनी परचेजेस की थी, उसमें से क्या कितना आप लोग पे कर चुके हैं, और बकाया अमाउंट कितनी रहती है? अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सप्लायर टू शो द अमाउंट स्टिल ओन्ड एट अ पॉइंट इन टाइम, एंड द लास्ट वन इज रिटर्न की सिचुएशन में। आपने देखा था उस टाइम पे क्रेडिट नोट इशू था जब सेल्स रिटर्न थी, तो जब परचेजेस रिटर्न है तो क्रेडिट नोट रिसीव्ड आएगा। क्या आप लोगों ने परचेजेस रिटर्न हुई, आपने परचेजेस की और वो परचेजेस रिटर्न हो गई, अब आपकी तरफ से गुड्स जा रही हैं, तो गुड्स जाने के ऊपर आपको तो कोई चीज रिसीव होनी चाहिए ना? क्या? क्रेडिट। अब जब सेल्स रिटर्न होती हैं, गुड्स आपकी तरफ आती हैं, तो आप क्या देंगे उसके अगेंस्ट? क्रेडिट नोट इशू करोगे। अब परचेजेस रिटर्न है, एक तो आप गुड्स दे रहे हो, तो गुड्स देने के अगेंस्ट आप क्या लोगे? क्रेडिट नोट रिसीव करोगे, जो आपका सप्लायर आपको बना कर देगा। ऑलराइट, वैसे तो सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको क्रेडिट नोट इशू करे। इन केस अगर वो आपको क्रेडिट नोट इशू नहीं करता, तो दूसरा ऑप्शन, आप डेबिट नोट इशू कर, एविडेंस जरूर रखो। लेकिन ये सेकेंडरी ऑप्शन होता है। पहली कोशिश करो कि आप क्रेडिट नोट रिसीव करो इन केस ऑफ परचेजेस रिटर्न। अगर आपका सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इशू नहीं कर रहा, तो आप डेबिट नोट इशू करो उसे। ऑल राइट, तो ये आएगा यहां पर, आई शुड बाय द सप्लायर
व्हेन वी रिटर्न गुड्स और गेट क्रेडिट बिकॉज ऑफ डैमेज गुड्स, तो क्रेडिट नोट रिसीव करेंगे। और दूसरा ऑप्शन मैंने बताया डेबिट नोट इशूड, इसी के साथ लिख ले। परचेज रिटर्न की सिचुएशन में क्रेडिट नोट रिसीव्ड या डेबिट नोट इशू। हाँ क्या इसने नहीं बताया, परचेजर ने, ये सप्लायर ने उसके पास स्टेटमेंट भेजी है कि भाई तुमने मेरे इतने पैसे देने हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट इस किस्म का भेजे आपने उसको स्टेटमेंट कहना है, उसको इनवॉइस नहीं कहना। ओके। अब देखो, मैं अगर सपोज इसे कहूं भाई तूने मेरे 5,000 रुपए देने हैं, वो कानों में उंगलियां दे दे, सुनेगा ना, वो भी स्टेटमेंट है उसके लिए। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? तो यहाँ पर देखो बेटा, ये आपके पास परचेज डे बुक बनी हुई है, हम लोगों ने पहले ही बना ली थी। फिर हमारे पास आ जाती है परचेजेस रिटर्न डे बुक। तो यहाँ पर देखें क्रेडिट नोट का नंबर आ जाएगा, अमाउंट, सप्लायर्स नेम वगैरह आ जाएंगे, और ये आप लोगों ने पहले से ही बनाना सीख लिया है। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिस्काउंट्स अलाउड का एंड डिस्काउंट, सेल्स की सिचुएशन में डिस्काउंट अलाउड एंड परचेजेस की सिचुएशन में डिस्काउंट। अच्छा, ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि ये 5-7 मिनट में खत्म हो जाए। डिस्काउंट अलाउड रिसीव्ड ऐसा टॉपिक नहीं है 5-7, इस वजह से आज के लेक्चर के लिए हम इसे स्किप कर रहे हैं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड को। लेकिन इसके साथ एक छोटी सी एडजस्टमेंट्स आ रही है अकाउंटिंग फॉर सेल्स में, और वो है कॉन्ट्रा सेटलमेंट। अकाउंटिंग फॉर सेल्स में ही है ना? नहीं, अकाउंटिंग फॉर परचेज के एंड पर देखो, पेज 46 पर कॉन्ट्रा सेटलमेंट। अच्छा, ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट आपको अच्छे से समझ आ जानी है। अभी छोटी सी बात है कॉन्ट्रा सेटलमेंट, कि अगर एक ही पर्सन आपने उसको पैसे देने भी हैं और उससे पैसे लेने भी हैं, तो वहां पर कहते हैं कि भाई आप इनकी पहले सेटलमेंट कर दो। मतलब ये कि यार मैंने मिस्टर ए को 5,000 रुपए देने हैं, लेकिन मैंने उससे 3,000 रुपए लेने भी हैं। अब मैं क्या करूं, जाके उसे तो 5,000 रुपए उसे दे दूं, भाई साहब ये मैंने आपके 5,000 रुपए लेने हैं, काइंडली आप इसको एक्सेप्ट कर दें। उसके 3,000 के लिए उसकी मिन्नतें करूं, भाई खुदा के लिए मेरे भी 3,000 दे दे, तो मैं 2,000 रुपए उसे दे दूं, वो 3,000 कहां गए? कॉन्ट्रा सेटलमेंट। ओके, ये है कॉन्ट्रा सेटलमेंट, कि भाई जो कॉमन अमाउंट है ना, आपने उसके अगेंस्ट तो अपने आप को नील कर दो, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो पे या रिसीव कर लो। ऑलराइट। ये देखो, ये अक्सर ऐसा होता रहता है कि सपोज एक होटल वाला है, लाजिम बात है होटल वाले ने ना चीजें खाना वगैरह बना के फिर बेचना होता है, बिरयानी शॉप समझ चले, लेकिन साथ में एक जनरल स्टोर वाला है जिसके पास वैसे ही चावल रखे हुए हैं, जिसको पकाए बगैर खाया नहीं जा सकता। अब करियाने वाले को दोपहर को भूख लगे, चाहे वो कच्चे चावल खाना शुरू कर दे। अब ऐसी सिचुएशन है कि होटल वाले ने सुबह के टाइम पर चावल उधार पर ले लिए 1,000 रुपए के, और उसने उसकी बिरयानी बना दी। दोपहर के टाइम पर बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी लगी कि उस करियाना स्टोर वाले ने कहा कि यार एक प्लेट मेरे पास भी भेज दो। अब उसने एक प्लेट उसे भी भेज दी, और वो भी उधार पे चली गई, मतलब करियाना स्टोर वाले ने भी उसको पैसे नहीं दिए। शाम का टाइम हुआ, 1,000 रुपए के चावल लेके गया था होटल वाला, बिरयानी की एक प्लेट 300 रुपए की थी। शाम को जब वो आएगा 1,000 रुपया पे करे। अच्छा अच्छा, उसने कुछ चावल उधार पर लिए थे, बिरयानी देने के बाद उसे कहे शेख साहब निकालें 300 रुपए, तो शेख साहब कहेंगे भाई साहब तो फिर पहले मेरा 1,000 रुपया निकाल। ओके, तो भाई उस टाइम पर आप जाओ, लेकिन शाम को क्या करो, 700 रुपए लेकर आ जाओ, शेख साहब को दे दो, आपका हिसाब नहीं लो गया, और 300 कहां गए? कॉन्ट्रास्ट एटर। कि अगर एक ही पर्सन आपका डेटर भी है और आपका क्रेडिटर भी है, तो आपने उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा सेटलमेंट रिकॉर्ड करनी है विद स्मॉलर अमाउंट। अब एक तरफ 1,000 रुपया था,
दूसरी तरफ 300 रुपये था। कॉन्ट्रा सेटलमेंट कौन सी अमाउंट की हुई थी? 300 रुपये, स्मॉलर अमाउंट की हुई थी। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा एक साइड पे 10,000 रुपये थे, दूसरी साइड पे 3,000 रुपये थे। कॉन्ट्रा सेटलमेंट कौन सी अमाउंट की हुई थी? स्मॉलर अमाउंट के साथ होनी है हमेशा। अब चाहे वो आपने रिसीव करने हो, चाहे वो आपने पे करने हो, लेकिन दोनों में से जो स्मॉलर अमाउंट होगी कॉन्ट्रा सेटलमेंट उसकी होती है। अब कॉन्ट्रा सेटलमेंट के लिए हमेशा आपको एक जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है। अच्छा मुझे ये बताओ, सपोज अभी वैसे ही अगर आप लोग अपने डेटर को पे करो, अपने रिसीवेबल्स को पे करो, तो आप लोग जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हो? रिसीवेबल टू, सॉरी रिसीवेबल से रिसीव करोगे, सॉरी रिसीवेबल से रिसीव करो अगर अमाउंट, तो आप लोग जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? कैश टू। और अगर अपने सप्लायर्स को पे करो तो जर्नल एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? पेएबल टू। ये उस टाइम पे किया जाता है जब रिसीवेबल मिस्टर ए हो और पेएबल मिस्टर बी हो, तब आप लोगों ने ऐसा करना होता है। लेकिन जब रिसीवेबल ही मिस्टर ए है और पेएबल भी मिस्टर ए है, तो आप देखें कैश डेबिट कैश क्रेडिट खत्म कर दो, कैश को इन्वॉल्व करो ही ना। क्या मैंने उस 3,000 रुपए के लिए कैश इन्वॉल्व किया? क्या मैंने उस 300 रुपए के लिए कैश इन्वॉल्व किया? तो जब इन्वॉल्व ही नहीं किया तो डेबिट क्रेडिट होगा ही नहीं। तो फिर डेबिट क्रेडिट कौन होगा? यहां पे देखो कौन डेबिट हो रहा है? पेएबल। और कौन क्रेडिट हो रहा है? ये कॉन्ट्रा सेटलमेंट है। ये जर्नल एंट्री लिखी हुई है उसकी, डेबिट ट्रेड पेएबल, क्रेडिट ट्रेड रिसीव। जब भी कॉन्ट्रा सेटलमेंट की बात करें आपने ये वाली एंट्री रिकॉर्ड कर देनी है। ऑल राइट। अच्छा अब पढ़ो ये है क्या? अ बिजनेस माइट सेल गुड्स or services to another business and also buy goods or services from the same, मतलब एक ही पर्सन हो जिसको आप गुड्स सेल भी करो और उसी से गुड्स परचेज भी करो। द अदर बिजनेस इज बोथ अ कस्टमर एंड might therefore be receivable and a trade payable at the when this happens, the two businesses might agree to offset the amount that they own each other। अब each other यहां पर मतलब जो स्मॉलर अमाउंट होगी वो दोनों के लिए कॉमन बन जाएगी। फिर कहते हैं लीविंग अ नेट अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस विद द, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी जिसके पास हायर बैलेंस था वो रिमेनिंग अमाउंट आप पे कर सकते हो। जैसे 1,000 और 300 रुपए में से 700 रुपया पे कर दिया बिरयानी वाले ने, 10,000 और 3,000 में से 7,000 रुपया पे कर दिया। ऑल राइट, बात क्लियर हो गई? कॉन्ट्रा सेटलमेंट में कोई इशू? गुड। मुझे बता सकते हो कॉन्ट्रा सेटलमेंट बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में कहां पर जाएगी? जर्नल, जर्नल में जाएगी। शाबाश, बहुत प्यारी बात कही है। इसी तरह अकाउंटिंग फॉर सेल्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डिसऑनर्ड चेक। अकाउंटिंग फॉर सेल्स पेज नंबर 42, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डिसऑनर्ड चेक। अच्छा जी, अब डिसऑनर चेक क्या होता है? अकाउंटिंग ने कहा है कि अगर आपके किसी कस्टमर ने आपको कोई पैसे देने हैं ना और वो आपको चेक दे रहा है, बिस्मिल्लाह करके रिसीव कर लेना और जैसे ही रिसीव करो उसी टाइम रिकॉर्ड भी कर देना। अब मुझे नहीं पता उसके अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, आपको इस चीज का तो आइडिया नहीं हो सकता ना। भाई भाई क्या मैंने 10,000 रुपए देने हैं, मांगने आ गया 10,000 रुपया, पूरी क्लास सामने बैठी थी, मेरे पास 10,000 रुपये नहीं। मैंने कहा ये ले यार ये 10,000 रुपये, मैंने चेक लिखा, मैंने कहा जाके कैश करा दी 10,000 रुपये का चेक। अब उसे क्या पता मेरे अकाउंट में पैसे भी हैं या नहीं है, उसे क्या पता मेरा अकाउंट ही फेक था जिसकी मैंने चेक बुक अपने पास रखी हुई है। अक्सर बिजनेसमैन ऐसा करते हैं। यही वजह है कि इस इन्वायरमेंट में ना चेक के ऊपर से कॉन्फिडेंस ही उठ गया है। चेक को एक्सेप्ट अब नहीं किया जाता क्योंकि बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, पता है कौन से लोग चेक एक्सेप्ट नहीं करते?
जो खुद दूसरों को चेक का फ्रॉड कर रहे होते हैं। उन्हें पता है कि भाई मेरे साथ भी तो फिर हो सकता है जब मैं दूसरों के साथ कर रहा हूं, तो इस वजह से चेक एक्सेप्ट नहीं। वो कहेंगे भाई मुझे कैश ला के दे दे, वो सामने एटीएम है, निकलवा के आ जाए, लेकिन मुझे कैश दे, चेक नहीं लेता मैं से कहूँ ना यार ये देख मेरी ऐप, मेरा बैलेंस है इतना, नहीं मानेगी। तो उसे पता है कि यार हो सकता है कोई भी मसला हो जाए। तो अब ऐसी सिचुएशन में अक्सर मैं बच्चों से कहता हूं कि जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो ना, तब आपने ये सपोज करना है कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, फिर आपको अकाउंटिंग ये सही से समझ आए। क्योंकि अगर आप खुद को पाकिस्तानी समझोगे ना, तो फिर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड बेचारे थक जाती हैं कि यार इधर हम कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई करें। यहाँ पर तो जहां हमारे स्टैंडर्ड खत्म होते हैं वहां पे ये लोग शुरू कर रहे होते हैं। तो इधर अगर आप लोग देखें डिसऑनर चेक, भाई अकाउंटिंग ने इस चेक को ना एक लीगल डॉक्यूमेंट का रुतबा दिया हुआ था कि इन प्लेस ऑफ कैश हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग ने कहा कि जब भी आपका कोई कस्टमर आकर आपको चेक दे दे, आप ऐसा समझ लो जैसे आपने उससे अमाउंट रिसीव कर ली है, हालांकि अभी वो बैंक तक तो पहुंची ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक में अभी तक हमने चेक दिया ही नहीं। फिर हम बैंक में चेक देंगे, 1-2 दिन का प्रोसेस होता है, उसके बाद मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन अकाउंटिंग ने हमें क्या कहा कि भाई आप अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और अपने रिसीवेबल को कब? जब चेक रिसीव करो। जब चेक रिसीव करो उस टाइम पर बैंक अकाउंट को डेबिट कर दो और रिसीवेबल को, और उसे अच्छे अल्फाज में धक्के देकर निकालो कि भाई शुक्र है मुझे तुझसे पैसे मिल गए। ओके, मतलब प्यार से उसे भेजो। हाँ, धक्के मारकर प्यार से उसे भेजो। अब क्या हुआ, जब आपने ये चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, बैंक क्लियरेंस के लिए 2 दिन का टाइम लेता है अगर अदर बैंक का है तो। मतलब आपका अकाउंट है एबीसी एंड बैंक में और आपको चेक मिल गया XYZ एंड बैंक का, तो आपके बैंक 2 दिन का टाइम लेगा। उसके बाद जाके आपको बताएगा कि जनाब पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। और 2 दिन बाद आपका बैंक आपसे कहता है सॉरी, चेक बाउंस्ड, चेक कैंसल, चेक डिसऑनर्ड, इनसफिशिएंट फंड्स, रॉन्ग पेज नेम, मतलब कोई भी रीजन लिख के दे देता है। मतलब ये होता है कि इस चेक के अगेंस्ट आपको पेमेंट नहीं होता, उसकी रीजन कोई भी हो सकती है। उसका अकाउंट क्लोज भी हो सकता है, उसके पैसे भी कम हो सकते हैं, हो सकता है उस टाइम पे 10,000 रुपए का चेक था और वहां पे 10,000 रखा हुआ ही नहीं है, चेक वापसी आ जाएगा। तो इससे कहा जाता है चेक का डिसऑनर होना। बात समझ आ गई है? अच्छा, जब चेक डिसऑनर हो गया आप क्या कहेंगे? अल्लाह की मर्जी, मेरे रिसीवेबल ने तो मुझे चेक दे दिया था, अब ये तो मेरा नसीब था ना कि मुझे पैसे नहीं मिले। कभी कभी नसीब को खुद बनाना पड़ता है और कभी कभी नसीब के पीछे भागना पड़ता है। तो पकड़ो उस रिसीवेबल को, मैं उस नसीब की नहीं बात कर रहा। तो पकड़ो उस रिसीवेबल। क्या आपको अभी भी लगता है कि वो आपका रिसीवेबल नहीं है? लेकिन आप तो आपसे कैंसिल कर चुके हो। जब है रिसीवेबल तो सबसे पहले उसे रिसीवेबल बनाओ। उसको पकड़ने से पहले अपने पास उसे रिसीवेबल बना कर जाओ। और क्या आपने तो बैंक को डिपॉजिट डेबिट किया था कि भाई इसमें 10,000 रुपये आ चुके हैं, क्या आए हैं? तो वो तो माइनस करो, तो बैंक को क्रेडिट कर दो। तो चेक डिसऑनर्ड होने की सिचुएशन में आपने रिवर्सल एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है कि जब भी क्वेश्चन में आपसे कह दे कि आपका चेक डिसऑनर हो चुका है, ऐसी सिचुएशन में आप लोगों ने रिसीवेबल को डेबिट और बैंक को क्रेडिट कर देना होता है। ये लिखी हुई है इसकी एंट्री। ऑलराइट, स्टोरी समझ आ गई है? अब पढ़ के देखो। कहते there are checks received from customer where subsequently the bank refuses to make payments. When a business receives a check from a customer, it recognizes that an amount paid is a business presents to the check to the bank for payment and the bank refuses to accept it, perhaps because of insufficient funds in the customer's account. ये उसने अभी सिर्फ एक ही रीजन बताई है। फिर कहता है द बिजनेस इज स्टिल ऑन मनी एंड मस्ट रिसीव द मस्ट रिवर्स द
तो अब ये थी ओरिजिनल एंट्री, बैंक टू रिसीवेबल, उसका रिवर्सल क्या बन गया, रिसीवेबल टू बैंक, जाके रिकॉर्ड कर दो अपने पास। ऑलराइट, एनी इशू? दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।